Hi students, myself Professor Vikas Shukla. Today I am going to take my 8th lecture of मैं अपना 8वां लेक्चर ले रहा हूँ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड द टुडे टॉपिक इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी which is one of the most important topic of this chapter. Therefore, the term colligative property associated with the chapter name solution. और इस चैप्टर को कंप्लीटली क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये टॉपिक सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. जैसा कि आप देख रहे हो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं. डेमोक्रेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? प्रजातांत्रिक. और इस प्रॉपर्टी को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले देखते हैं कि कॉलिगेटिव वर्ड का मतलब क्या है. कॉलिगेटिव वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है. एक को का मतलब होता है टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ साथ, और लिगेयर का मतलब टू बाइंड, यानी कि साथ साथ बांधने को, साथ साथ लेकर चलने की प्रोसेस को कॉलिगेटिव कहते हैं. इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, इसलिए इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. अब बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है. ये वो प्रॉपर्टी है किसी भी आइडियल सॉल्यूशन का जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है. पार्टिकल का मतलब क्या हुआ? सॉल्यूट के एटम, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल, सॉल्यूट के आयंस, इनके नंबर पर डिपेंड करता है. सॉल्यूट की केमिकल नेचर, केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक है ना. ऐसे प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है. जैसा कि आप देखो, मैंने लिखा हुआ है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन. इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स. सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स कितने नंबर में प्रेजेंट हैं. और पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूट एटम के फॉर्म में भी हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकता है, या आयन के फॉर्म में भी हो सकता है. ठीक है ना. और किस पे डिपेंड नहीं करता है? ये सॉल्यूट के, देखिए लिखा है कि डू नॉट डिपेंड्स ऑन केमिकल नेचर. केमिकल नेचर का मतलब केमिकल कंपोजिशन, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं करता है. ऐसी प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं. एक बार फिर से समझिए, ये आइडियल सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है. सॉल्यूट के केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला पर, उसके केमिकल नेचर पर डिपेंड नहीं करता है. ऐसे प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ. अगर प्योर वाटर है, प्योर वाटर को हम लोग बॉयल करते हैं तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है ना. अगर इसमें हम लोग कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दें, जैसे मान लीजिए कि शुगर मॉलिक्यूल मैंने 100 ग्राम वाटर में ऐड किया, कितना? 10 ग्राम शुगर मॉलिक्यूल ऐड किया, तो ऐसी कंडीशन में सॉल्यूशन बनेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा. अगर मैं 10 ग्राम शुगर मॉलिक्यूल की जगह 10 ग्राम NaCl या 10 ग्राम यूरिया या कोई भी 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तब भी सेम इफेक्ट आएगा. जबकि आप देख रहे हो कि सुक्रोज के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11 होता है, यूरिया का NH2CONH2 होता है ना, और सोडियम क्लोराइड का NaCl होता है. लेकिन अगर अलग अलग तरीके के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैं, लेकिन अगर उनका अमाउंट सेम है, उनकी क्वांटिटी सेम है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट पर सेम इफेक्ट होगा, यानी कि केमिकल कंपोजिशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है. ऐसे ही प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है. इस बात को आप ध्यान रखेंगे. फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको पहले ही अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि इस चैप्टर में, सॉल्यूशन चैप्टर में, हमारे यहाँ जो भी क्वेश्चन, जो भी टॉपिक दिया है, बाइनरी सॉल्यूशन पे दिया है. तो कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट है और क्या मिला हुआ है? उसमें कोई सॉल्यूट मिला हुआ है. तो आप हमेशा ध्यान रखना बेटा कि यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्वेंट को ऑलवेज वोलाटाइल माना गया है. ये वोलाटाइल नेचर का है. वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? जो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको वोलाटाइल कहेंगे. जैसे वाटर हो गया, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, ये सभी वोलाटाइल नेचर वाले होते हैं. और जो सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट कंपोनेंट हमेशा कैसा नेचर वाला है? नॉन वोलेटाइल है. नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हुआ? ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता है किसी भी टेम्परेचर पर. ठीक है ना. और ये सॉल्यूशन में बचा रहता है. जैसे
सुक्रोज, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, यूरिया या डिफरेंट साल्ट्स हैं वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो हमारे यहाँ जो भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया गया है उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में बाइनरी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हमेशा वोलेटाइल होगा, ऑलवेज वोलेटाइल होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। और सॉल्यूट हमेशा नॉन वोलेटाइल मान के किया गया है कि उसका नेचर कैसा है, नॉन वोलेटाइल नेचर का है। ठीक है ना। अब मैं बताने जा रहा हूं कि इस प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। जैसा आप सभी जानते हो कि इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। क्यों डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं? डेमोक्रेटिक का मतलब प्रजातांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि इंडिया में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग रहते हैं। कोई हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, ईसाई है, लेकिन सबके लिए कानून, सबके लिए फैसिलिटी बराबर है कि नहीं है ना। सबको एक तरीके से, एक नज़र से देखी जाती है। तो यहाँ पर इस तरीके के सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, बस उसकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना। और उसका केमिकल कंपोजिशन चाहे जो हो, उसका केमिकल नेचर चाहे जो हो, वो सभी प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में इक्वल बिहेवियर शो करता है। इसलिए इसको डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करता हूँ, प्योर वाटर मान लीजिए 100 ग्राम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब अगर मैं उसमें 10 ग्राम सुक्रोज मॉलिक्यूल ऐड करता हूँ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है ना। अगर मैं 10 ग्राम सुक्रोज की जगह 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड या 10 ग्राम यूरिया डालता हूं तब भी बिल्कुल सेम इफेक्ट होता है, जबकि सबका केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, सबका केमिकल नेचर अलग अलग है। ये बात आप जानते हो, तब भी सेम इफेक्ट आ रहा है। इसलिए इसी प्रॉपर्टी को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरीके के होते हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके के होते हैं, 4 टाइप्स। पहला आप देखिए, पहला मैंने प्रॉपर्टी लिखा हुआ है रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसको शॉर्ट में RLVP के नाम से जाना जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका सिंबल डेल्टा TB है। डेल का मतलब डिफरेंस, T का मतलब टेम्परेचर और B का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका सिंबल डेल्टा TF है। डेल का मतलब डिफरेंस, T का मतलब टेम्परेचर और ये F लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल पाई होता है। पाई ये मैथमेटिकल कांस्टेंट नहीं है, ये पाई वो वाला पाई नहीं है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। ये सिंबल है ऑस्मोटिक प्रेशर का, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होती है, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में RLVP कहते हैं। फिर दूसरा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, राइज अप होना, इंक्रीज होना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज होना। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना, फॉल होना। तो ये क्या हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका सिंबल डेल्टा TF है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका सिंबल पाई है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे, एक एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इसको लेके चल रहा हूं। और ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आप देखोगे बहुत ढेर सारे फार्मूले आएंगे बेटा, बहुत ढेर सारे फार्मूले आएंगे। और इन फार्मूले को, अगर आपको फार्मूला तैयार है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन ऑफ वेपर प्रेशर। अब मैं आपको फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने जा रहा हूं। इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। शॉर्ट में मैं इसको RLVP कह रहा हूं। R का मतलब रिलेटिव, L का मतलब लोअरिंग, V का मतलब वेपर और P का मतलब प्रेशर। आप जनरली देखोगे कि किसी भी सब्सटेंस का वोलेटाइल नेचर ये डायरेक्टली डिपेंड करता है उस सब्सटेंस के वेपर प्रेशर पर। अगर उसका वेपर प्रेशर अधिक है तो उसका वोलेटाइल नेचर भी अधिक होगा। जैसे आप देखो, मैं अगर बात करता हूं एथिल अल्कोहल और वाटर में बात करता हूं, तो एथिल अल्कोहल का वोलेटाइल नेचर अधिक है तो उसका वेपर प्रेशर भी अधिक है, और वाटर का वेपर प्रेशर एथिल अल्कोहल के कंपेयर में कम है, इसलिए वाटर का वोलेटाइल नेचर एथिल अल्कोहल के कंपेयर में कम है।
इसका बॉइलिंग पॉइंट के साथ रिलेशन इन्वर्सली होता है, यानी कि अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा, अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो वोलेटाइल नेचर भी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम है तो उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर अधिक होगा, और वेपर प्रेशर अधिक है तो फिर वोलेटाइल नेचर भी अधिक होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है और एथिल अल्कोहल का कितना है, 80 है, उससे कम है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अधिक है तो वाटर का वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली एथिल अल्कोहल से कम है, तो वोलेटाइल नेचर भी कम होगा। और एथिल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर के कंपेयर में कम है तो उसका वेपर प्रेशर भी अधिक होगा, और वेपर प्रेशर अधिक है तो उसका वोलेटाइल नेचर अधिक होगा। ये बात आप ध्यान से समझना, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि अगर कोई भी प्योर कंपोनेंट है, प्योर कंपोनेंट का मतलब जैसे कोई सॉल्वेंट है, कोई भी सॉल्वेंट है, वाटर आप ले लो, बेंजीन ले लो, एथिल अल्कोहल ले लो, मेथिल अल्कोहल ले लो, कोई भी प्योर सॉल्वेंट है, तो उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि उस सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देता हूँ। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम लोग सॉल्ट हो गया, कोई भी सॉल्ट हो गया, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कोई भी सॉल्ट हो गया, या सुक्रोज या यूरिया या ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कोई भी इस तरीके का कोई भी सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, तो जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के कंपेयर में कम होगा। यानी कि हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी प्योर कंपोनेंट का, किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर उसके सॉल्यूशन, और कौन सा सॉल्यूशन, जिसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला हुआ है, उसके कंपेयर में अधिक होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने यही लिखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और प्योर कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ, प्योर कंपोनेंट का मतलब सॉल्वेंट हुआ, और इसको मैं सिंबल P नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इज ऑलवेज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन को मतलब इसको सिंबल में PS से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और ऐसा सॉल्यूशन जब सॉल्वेंट में कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दे रहे हैं, उसके ऐड करने से, उसके डिजॉल्व करने से जो सॉल्यूशन बन रहा है, हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया या कोई भी सॉल्ट हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, सॉल्ट एक्सेट्रा। फिर अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, आप जानते हो कि डिफरेंस कैसे करते हैं हम लोग, हायर वैल्यू में से, ग्रेटर वैल्यू में से लेसर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर प्योर कंपोनेंट यानी कि सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से उसके सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को ही कहा जाता है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। देखिए मैंने लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन, B/W का मतलब बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स सॉल्यूशन PS इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको सिंबल डेल्टा P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस PS, ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे डेल्टा P क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, VP का मतलब वेपर प्रेशर, P नॉट का मतलब क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, प्योर कंपोनेंट भी कह सकते हैं, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक बात और आप ध्यान रखना कि बहुत से स्टेट बोर्ड के बुक में लिखा हुआ है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा P इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट अकॉर्डिंग टू नीट एंड जेई, नीट और जेई एग्जाम NCERT के ऊपर बेस्ड होता है, और NCERT में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी कि डेल्टा P इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको इस कॉन्सेप्ट को लेके चलना है। ये डेल्टा P क्या है, इट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। ये अपने डाउट को आप दूर रखिए, इसको रिमूव कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेल्टा P जिसको लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, इट इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको कहते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को अगर हम लोग रिलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं,
vapor pressure of solvent, then it is called as the relative lowering of vapor pressure. या vapor pressure of solution इससे रिलेट करते हैं, then it is called relative lowering of vapor pressure. relate का मतलब कंपेयर करना, ठीक है ना। तो अब आइए हम लोग देखेंगे कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा। सारे फॉर्मूले को ध्यान से समझेंगे। तो आइए देखते हैं फिर इस फॉर्मूले को। अब देखिए, ये डेल्टा पी, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कहते हैं डेल्टा पी को। और इस डेल्टा पी का कंपेयर, इसको जब हम लोग रिलेट करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट पी नॉट से रिलेट कर रहा हूँ, उसे कंपेयर कर रहा हूँ, देन इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। ये X2 क्या है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो एक फार्मूला तो देखिए आपके सामने यही दिख गया। ये X2 क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसे कहते हैं। अगर डेल्टा पी को मैं एक्सपेंड करता हूं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि डेल्टा पी क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस होगा। तो अगर मैं यहां पे करता हूं ये पी नॉट माइनस पी एस, ये पी नॉट क्या है, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हुआ। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये इस तरीके से भी कर सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को मैं और एक्सपेंड करूं और सिंप्लीफाई करूं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ये आप देखोगे। इसको निकालने का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये हमेशा ग्राम में लेते हैं, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया। या इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये M2 मैंने लिखा, इट इज कॉल्ड एज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर आप देखोगे ये N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट M1 प्लस फिर N2 को अगर सिंप्लीफाई करूँ तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ये ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आपका एक दूसरा फार्मूला भी तैयार हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला। क्या, ये देखिए, ये सेकंड फार्मूला आपका तैयार हुआ, ये ध्यान रखिएगा। इस फार्मूले पे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को सिंप्लीफाई करते हैं तो N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। N1 क्या है बेटा, N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ये है, और N2 क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। तो इसको हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सब्सटेंस है, ठीक है। फिर अगर मैं N2 को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को अगर सिंप्लीफाई करें तो N2 को मैं लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जबकि N1 को मैं लिख सकता हूँ गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि ये W1 और W2 क्या है, तो इसको हम लोग कहेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सब्सटेंस कहेंगे रिस्पेक्टिवली। और इसी तरीके से अगर मुझे M1 और M2 को करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो ये M1 और ये M2 ये क्या है, इट इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रिस्पेक्टिवली। M1 किसका है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, M2 किसका है बेटा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने की जरूरत यह है
कि अगर क्वेश्चन में लिखा गया है कि कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, क्या लिखा है कि इफ सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन, और आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन को कहते हैं। और डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी वेरी लेसर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये आइडियल सॉल्यूशन या डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी 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 लेसर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। N2 की वैल्यू N1 के सामने बहुत कम है, तो N2 की वैल्यू को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूं, जीरो मान सकता हूं, नेग्लिजिबल मान सकता हूं। तो अगर मैं यहां पर इसी फॉर्मूले को और ज़्यादा आगे एक्सपेंड करता हूं तो कैसे कर सकता हूं? ये P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू, आप ये देखो बेटा, ये N2 हो गया डिवाइडेड बाई N1। यहाँ पे मैंने N2 क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है, और जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी वेरी लेसर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। अब अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आ जाएगा? ये होगा गिवन मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया M2। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? ये ऊपर आ जाएगा M1। तो आपका एक फॉर्मूला यहाँ पर एक और बन गया फॉर्मूला। ये देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर एक और बहुत विशेष बात है, स्पेशल बात है, और ये क्या स्पेशल बात है कि P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट, इसको क्या कहा जाता है? इसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया। और ये RLVP ये क्या है? इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आप देखो बेटा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये बात आप ध्यान रखना, बिल्कुल मिसगाइड मत होना, क्योंकि हमको नीट और जेईई का एग्जाम देना है तो हमको NCERT के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि कुछ स्टेट बोर्ड के बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट इट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द NCERT बुक। NCERT में क्या कहा गया है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो याद रखिएगा, मैंने साफ साफ लिखा है कि RLVP इट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर आपको नीट और जेईई एग्जाम देना है तो इसी को फॉलो करना है बेटा, ठीक है ना? आए समझ में? 12th क्लास के एग्जाम में आप स्टेट बोर्ड के अगर बच्चे हो तो अपने बुक के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, CBSE बोर्ड के बच्चे हो तो आपको यही फॉलो करना है, ये बात आप ध्यान रखना। फिर यहां पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि P नॉट ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये P नॉट क्या है? इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट सॉल्वेंट। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात, ये M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। और ये क्या है? ये आप देख रहे हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। तो सॉल्यूट के मोलर मास और RLVP का एक दूसरे से इन्वर्सली रिलेशनशिप है। यानी कि अगर मैं जो तब बात करूं RLVP यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो गया? ये P नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई P नॉट। इसका अगर सॉल्यूट सब्सटेंस के मोलर मास के साथ रिलेशन देखा जाए तो ये रिलेशन कैसा आ रहा है? इन्वर्सली रिलेशनशिप आ रहा है, ये बात आप ध्यान रखना। यानी कि अगर सॉल्यूट सब्सटेंस का मोलर मास बढ़ेगा तो RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मोलर मास कम हुआ सॉल्यूट का तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जैसे इसमें आपको दिखाई दे रहा है, बाकी की तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी सेम पैटर्न होता है कि सॉल्यूट सब्सटेंस के मोलर मास के साथ हमेशा
इन्वर्सली रिलेशनशिप होगा, यानी कि अगर मोलर मास बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगा, और अगर सॉलिड का मोलर मास कम होगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये पैटर्न मैं बाकी के आपको तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। फिर आगे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट जो था नोट्स के पॉइंट हैं इससे रिलेटेड, जो कि कंपटीशन बेस्ड है, जेईई और नीट के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। आगे के पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड नोट के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और ये तीनों पॉइंट नीट और जेईई के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा कि इसके पहले मैंने आपको बताया कि RLVP का सॉल्यूट के मोलर मास से इन्वर्सली रिलेशनशिप होता है, और सिर्फ इसी का नहीं बेटा, जितने बाकी के तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सबका भी सॉल्यूट के मोलर मास से इन्वर्सली रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट का मोलर मास बढ़ेगा तो जितने भी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं इनकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर सॉल्यूट का मोलर मास कम होगा तो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो यानी कि कोई भी अननोन सॉल्यूट है, उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं RLVP मेथड से। पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैंने RLVP बताया है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर हमको अननोन सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है तो RLVP मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कि उसका मोलर मास क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सॉल्यूट का मोलर मास RLVP मेथड के कंपेयर में अगर हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल डेल्टा TB है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इस मेथड से निकालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों ज़्यादा अच्छा होगा? क्योंकि डेल्टा TB और डेल्टा TF से सॉल्यूट का मोलर मास ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ और इजी वे में निकल आता है, जबकि अगर हम यही चीज़ RLVP मेथड से निकालते हैं तो एक्यूरेसी कम रहती है और निकालने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है ना। तो ये देखिए पहला पॉइंट नोट का मैंने लिखा है, बाय यूज ऑफ RLVP मेथड वी कैन फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को M2 से रिप्रेजेंट करते हैं ऑफ अननोन सॉल्यूट। लेकिन फिर मैंने क्या लिखा है कि दिस मेथड इज यूजुअली नॉट प्रीफर्ड। देखिए इस मेथड को यूजुअली प्रीफर नहीं किया जाता है। क्यों प्रीफर नहीं करते हैं? बिकॉज अदर मेथड में क्या हुआ, जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा TB है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा TF है, ये दोनों मेथड से इसके कंपेयर में जो रिजल्ट आता है ये ज़्यादा आसानी से आ जाता है और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आता है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, इस मेथड को, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर करने का एक तरीका है। कैसे मेजर करते हैं? इसको मेजर करने का तरीका ऑस्टवाल्ड बाकर डायनेमिक मेथड, ये साइंटिस्ट के नाम पर है, या इसी को ट्रांसपिरेशन मेथड कहते हैं। इस मेथड के एप्लीकेशन से हम लोग RLVP को मेजर कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मेजर्ड बाय ओस्टवाल्ड बाकर डायनेमिक मेथड, ये ओस्टवाल्ड बाकर साइंटिस्ट का नाम है, या इसी को ट्रांसपिरेशन मेथड कहा जाता है। अब इस मेथड से रिलेटेड एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है? आप देख रहे हो कि P0 माइनस PS डिवाइडेड बाई P0, ये क्या है बेटा? ये पूरा का पूरा RLVP है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, ये रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है ना, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास के सम के इक्वल। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये क्या कहलाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू लॉस इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि W1 हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल लॉस इन वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि W1 प्लस W2 हो गया। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं तीसरा नोट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, और ये नोट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जैसे जब इसके पहले मैं जब डेरिवेशन कर रहा था तो मैंने बताया कि अगर सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को
हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो मैं N1 प्लस N2 जहाँ पे लिख रहा था नीचे, उसकी जगह जो तक केवल क्या लिखेंगे, N1 लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। बहुत बहुत कम है, इस वजह से नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो ये जो कन्फ्यूजन की कंडीशन होती है स्टूडेंट्स के मन में कि यार ये फिर कैसे मानेंगे कि कब जो आइडियल सॉल्यूशन है, कब डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका क्राइटेरिया क्या है। तो नोट का थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, तो मैं नोट का थर्ड पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा नोट का थर्ड पॉइंट। अब मैं आपको नोट का थर्ड पॉइंट बताने जा रहा हूं। जैसा मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के मन में हमेशा एक कन्फ्यूजन रहता है कि क्या क्राइटेरिया है कि मैं सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन मानूंगा, आइडियल सॉल्यूशन मानूंगा, और कब मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के सामने नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, कब नहीं करना पड़ेगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ। यह फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि P नॉट माइनस PS ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। इसको मैं P नॉट से डिवाइड कर देता हूँ तो इसको कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और इसका सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन से ऐसे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और सॉल्यूट के अगर मोल फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है ना। ये आ गया, ये फॉर्मूला है, यानी कि P नॉट माइनस PS डिवाइडेड बाई P नॉट इक्वल टू N2 बाई N1 प्लस N2 है। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, अबव फॉर्मूला कैन बी रिटेन एज। कैसे लिख सकते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले जाए और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में ले जाए, यानी कि नीचे वाले को ऊपर कर दे तो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यहाँ पर भी यही चीज़ आएगा। अब हम लोग रिलेशन केवल हम लोग इसके और इसके बीच में रिलेशन कैरी करेंगे, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट ये X2 को छोड़ रहे हैं क्योंकि X2 का सिंप्लीफाइड फॉर्म यही वाला है, तो इसको लेके चल रहे हैं। अब ये देखिए मैंने जो तक क्या किया कि P नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट माइनस PS कर दिया, इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N2 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये P नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट माइनस PS इक्वल टू N1 बाई N2, क्योंकि N2 दोनों के लिए है, प्लस N2 बाई N2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये दोनों कैंसिल हो गए तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट माइनस PS इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2 प्लस यहाँ पे मैं 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ गई। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले को अब मैं इधर लिख रहा हूँ। ये जो 1 है, इस 1 को मैं रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के साइड में ले जा रहा हूँ, तो जब 1 इधर आएगा इस साइड में तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इसको करता हूँ तो P नॉट डिवाइडेड बाई P नॉट माइनस PS ये -1 हो गया, इक्वल टू यहाँ पर हम कहेंगे N1 बाई N2 कहेंगे, ठीक है ना। अब ये P नॉट माइनस PS को अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो P नॉट माइनस PS यहाँ पे चला जाएगा। अब आइए देखते हैं, ये P नॉट, ये माइनस, ये P नॉट माइनस PS हो गया, डिवाइडेड बाई P नॉट माइनस PS हो गया, इक्वल टू N1 बाई N2 हो गया। अब अगर इस माइनस का भीतर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस P नॉट हो गया, और माइनस तो माइनस क्या हो गया, प्लस PS हो गया। अब अगला स्टेप देखते हैं, P नॉट माइनस P नॉट प्लस PS हो गया, डिवाइडेड बाई
पी नॉट माइनस पी एस हो गया। ये कैसे हुआ फिर से आप समझिए, अगर इस माइनस साइन का भीतर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये माइनस पी नॉट हो जाएगा, और माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस पी एस हो गया बेटा। तो मैंने लिखा कि पी नॉट माइनस पी नॉट प्लस पी एस हो गया। अब ये देखो, ये पी नॉट और ये प्लस पी नॉट और माइनस पी नॉट जो था कैंसिल हो जाएगा कि नहीं बेटा, जीरो हो जाएगा ना, हो गया ना जीरो। अब ये देखो मैं यहाँ पर n1 बाई n2 कर रहा हूँ, या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि पी एस डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू n1 बाई n2। अब ये जो इस फॉर्म में आ गया है, इसको मैं फिर से क्या कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर में, और जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं। तो अगर मैं इसको कर देता हूं तो पी नॉट माइनस पी एस ऊपर आ गया, देखिए पी नॉट माइनस पी एस डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, पी एस। तो ये भी ऊपर आ जाएगा, एन टू ऊपर आ जाएगा। तो ये देखिए बेटा, ये एन टू बाई क्या हो गया, एन वन आ गया, देखा ना। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, W2 बाई M2, और यहाँ पे W1 डिवाइडेड बाई M1 तो ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग जो पहले का फॉर्मूला था उसकी जगह ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले में अगर आप डिफरेंस देखो तो देखिए ना, पी नॉट माइनस पी एस यहाँ पर भी है, पी नॉट माइनस पी एस यहाँ पर भी है बेटा, देखो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पी नॉट से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे पी नॉट के बजाय जो था पी एस से, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे। बाकी सब कुछ वही है, देखिए ये N2 है, N2 बाई N1, ठीक है ना, N2 N1 प्लस N2। जब डायल्यूट सॉल्यूशन था तो N2 को नेग्लेक्ट कर दे रहे थे, तो यही है N2 बाई N1 आ गया। और अगर N2 बाई N1 को अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट N2 W1 और डिवाइडेड बाई M1। तो यहाँ पर ये देखिए M1 आ गया। तो ये इस तरीके से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं इसकी जगह। और जब इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं तो जो कन्फ्यूजन की कंडीशन रहती है कि सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन है या नहीं है, ठीक है ना, कब हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट के सामने नेग्लेक्ट करना है, ठीक है ना, तो वो कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है। बात आई समझ में। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप जहां तक हो सके यही फॉर्मूला यूज करो 12th लेवल पर, 12th बोर्ड लेवल पर, क्योंकि ये जेई एडवांस में अप्लाई हो रहा है, अभी नीट में भी अप्लाई नहीं हुआ है और बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं हो रहा है। क्योंकि जब इस फॉर्मूले को लगाते हैं और इस फॉर्मूले को, तो कई बार जो है सॉल्यूशन का डिफरेंस जो उसका आंसर है वो डिफर कर जाता है, और बोर्ड एग्जाम वाले खासतौर से इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर जज करते हैं। तो आप इस फॉर्मूले को प्रेफर करो अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, और जे एडवांस के लिए आप ये फॉर्मूला कर सकते हो, ठीक है ना। तो बोर्ड और नीट के लिए इस फॉर्मूले को यूज करो। तो मैंने आपको एक नोट का थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताया। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल केम फन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। बाकी के तीनों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैं सीरियल वाइज पढ़ाता जाऊंगा। ये मेरा सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का 8वां लेक्चर था, याद रखिएगा लेक्चर नंबर ये 8वां है। फिर बाकी के क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा शेयर आपके साथ, ठीक है। आप अपनी पढ़ाई ध्यान से जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू।